नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले जरा बात करेंगे हम बाजार की, शेयर बाजार की। एक्सपायरी के दिन आज बाजार ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया। जी हां, निफ्टी 111 अंक बढ़कर 22,700 के पार निकला। वैसे दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, बाजार के एक्शन के हाई पॉइंट्स लेकर हाजिर हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। अंश, बताएं आखिर आज बाजार में किस तरह का एक्शन दिखा? तो आज मार्केट काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का लेवल टच किया। इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे कोल इंडिया और बीपीसीएल जैसे स्टॉक नज़र आते हैं, जबकि टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखें तो यहाँ पे आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्री नज़र आता है, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी के अप मूव में। इसका चार्ट देखें तो हमने पहले भी कहा था कि निफ्टी का जब तक 22,550 लेवल नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख सकता है। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। इसके टॉप गेनर्स हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सन टीवी जैसे स्टॉक नजर आते हैं, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर तो नहीं छुआ है, लेकिन आज का ये 14th सेशन था जब लगातार खरीदारी नजर आई है। आज से अगर 15 साल का पूरा डेटा निकाला जाए तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा जब निफ्टी स्मॉल कैप ने इतना लगातार खरीदारी दिखाई है। इसके टॉप गेनर्स देखें आज के तो डेटा पैटर्न और एनएमडीसी स्टील जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी बैंक की, क्योंकि निफ्टी बैंक ने 49,000 का मार्क छुआ है सबसे पहली बार। इसके टॉप गेनर्स में हमें आईडीएफसी फर्स्ट और पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक नजर आते हैं। टॉप सेक्टर गेनर की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आ रहा है, जिसके टॉप गेनर पीएनबी और एसबीआई नजर आते हैं। इसके साथ साथ निफ्टी मेटल ने भी आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है और आज चौथा सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है, जिसके टॉप गेनर्स हमें वेदांता और एनएमडीसी स्टील नजर आते हैं। 4 सेशन गेनिंग में हमें निफ्टी रियल्टी भी नजर आता है, जिसमें कंटिन्यूस अच्छी बाइंग हुई है, जिसके टॉप गेनर्स हमें यहाँ पे शोभा नजर आते हैं। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा नजर आता है, जो कि टॉप सेक्टर लूजर है और आज का ये दूसरा सेशन है जब इसमें हमें लगातार बिकवाली नजर आई है। इसके टॉप लूजर्स हमें नाटको फार्मा और औरोबिंदो फार्मा नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेशन काफ़ी पॉजिटिव रहा है आज के लिए। शुक्रिया करेंगे अंश आपका बाजार की इस तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, 5 का पंच। जी हाँ, हमारे साथ आज बनी हुई हैं अशेषा अदवरियू। अशेषा, बताएं कि आखिर वो कौन से 5 शेयर हैं जहां एक्शन नजर आया? जी हाँ, सबसे पहले मेटल शेयरों से शुरुआत करेंगे और उसमें सबसे पहले एनएमडीसी स्टॉक में करीब 6% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। याद रखें, आयरन और प्राइसेस ईयर टू डेट बेसिस पर कंपेयर करें तो काफ़ी करेक्ट हुए हैं, लेकिन अब एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकता है आयरन और प्राइसेस में, जिसके चलते एनएमडीसी में आज तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा वेदांता में भी करीब 6 से 7% का उछाल देखने को मिला। CLSA की रिपोर्ट आई है जहाँ उन्होंने खरीदारी की राय दी है, अपग्रेड किया है स्टॉक को। पहले रेड्यूस की रेटिंग थी और अब खरीदारी की राय दी है और रिवाइज टारगेट प्राइस अब 390 रुपीज़ प्रति शेयर का है। उनका मानना है कि ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन के चलते अर्निंग्स विजिबिलिटी और अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे सकता है। तो सभी मेटल स्टॉक्स फोकस में थे और वेदांता भी इस CLSA रिपोर्ट के चलते फोकस में था। इसके अलावा रियल एस्टेट प्लेयर कोल्टे पाटिल की बात करते हैं, जहां मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया कवरेज, खरीदारी की राय दी और 700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। उनका मानना है कि बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी के चलते और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पोजीशन के चलते अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे सकता है अगले कुछ सालों में। इसके साथ ही साथ 21% का EBITDA CAGR कंपनी रिपोर्ट कर सकता है अगले 3 से 4 साल में। तो ये इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की कोल्टे पाटिल पर, जिसके चलते 7% का उछाल इस काउंटर पर भी देखने को मिला। इसके अलावा MCX की बात करते हैं, यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है जहाँ उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ वेरिएशंस कंपनी लाएगी, जिसके चलते अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे सकता है और रेगुलेटरी मेजर्स भी कंपनी के फेवर में है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल की अपग्रेड आई MCX पर और स्टॉक में भी उछाल देखने को मिला।
इसके अलावा पांचवें स्टॉक में हम गोदावरी पावर एंड इस्पात की बात करेंगे। करीब करीब 7% का उछाल इस काउंटर पर भी देखने को मिला। याद रखें, कंपनी की एक प्लांट थी अगस्त के महीने में जहां पर आग लगी थी, अब ऑपरेशंस रिज्यूम किए गए हैं इस प्लांट में, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था जिसके चलते इस काउंटर पर उछाल देखने को मिला। शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम और ख़ास जानकारी के लिए। तो ये था 5 का पंच, वो स्टॉक जिनमें आज एक्शन नजर आया। अब शुक्रवार को दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और यहीं से नतीजों के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। आखिर नतीजों को लेकर क्या है अनुमान, हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूजा, बताएं आखिर नतीजों के अनुमान की आखिर बड़ी बातें क्या है? एक एक करके आपके सामने अगर अनुमान रखें तो डॉलर टर्म्स में जो आय है उसमें 1.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रुपी टर्म्स में 1.7% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। एबिट मार्जिन में हल्की बढ़त देखने का अनुमान है, 25% के आसपास ही आंकड़े रहेंगे। मुनाफा 2% बढ़ सकता है। क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.2% के पास रह सकती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2.5% भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इस फ्रंट पर भी हम देखेंगे कि नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इन नतीजों पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार देखना। पहले तो इस तिमाही छुट्टियां कम थी और बीएसएनएल की भी एक बड़ी डील लगी कंपनी के हाथ, जिसके चलते माना जा रहा है कि इनके आय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। बीएफएसआई सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद है, वहाँ कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वहाँ से भी अच्छे ग्रोथ देखने का अनुमान है और जो न्यू डील्स हैं, नई डील हैं, उसका आंकड़ा भी इस बार मजबूत रह सकता है। तो ऑर्डर पाइपलाइन हम देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ये तो बात हुई चौथी तिमाही की, लेकिन इस तिमाही में आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि FY25 के लिए, अब अगले साल के लिए कंपनी किस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन देख रही है। एआई के फ्रंट पर क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, हायरिंग और एट्रिशन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इन सब आंकड़ों पर नज़र रहेगी। ओवरऑल अगर अभी के लिए बात करें तो टीसीएस से अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। स्टेबल क्वार्टर रह सकता है ये टीसीएस के लिए। टीसीएस के अच्छे नतीजों का अनुमान इस वक्त नजर आता हुआ। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा को झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को डीएमआरसी से मिली रकम को वापस करने का आदेश दिया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा बताएं इस मामले में क्या ताजा अपडेट है? एक कोर्ट केस जो आज फेवर में आया डीएमआरसी के और जो अगेंस्ट हुआ अनिल अंबानी फर्म DAMEPL दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वो ये हुआ कि आर्बिट्रल अवार्ड जो इस फर्म को, अनिल अंबानी की फर्म को दिया गया था, कोर्ट ने उसको हटा दिया, दरकिनार कर दिया। इसका फेवर हुआ है डीएमआरसी के बीच में। केस है 2008 का, जब एयरपोर्ट लाइन बननी थी दिल्ली एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली के बीच तक में, उसको बनाने का जो काम सौंपा गया था वो अनिल अंबानी की फर्म को सौंपा गया था। लेकिन 2012 में उसने करार रद्द कर दिया, कहते हुए कि कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं डीएमआरसी के बनाए हुए। उसके बाद एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था फिर 2800 करोड़ का अनिल अंबानी कंपनी के फेवर में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ये एक रिलीफ माना जा रहा है डीएमआरसी के लिए और इसके लिए झटका माना जा रहा है अनिल अंबानी ओन फर्म के लिए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स भी आज गिरे हुए हैं। शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। विवादित विज्ञापन केस में आप बता दें कि पतंजलि को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर किसी तरह की अहम रियायत नहीं मिली है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की कार्रवाई की बात कही है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, तब बताएं एक झटका पतंजलि के लिए। कोर्ट ने आज एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव, पतंजलि MD आचार्य बालकृष्णा और पतंजलि ग्रुप को लेकर कोर्ट ने फिर से उनकी माफ़ी ठुकरा दी है, कहते हुए कि वो केस को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। ये कंटेम्प्ट नोटिस का केस है, जिसमें नोटिस भेजा गया था पार्टी को, जिसमें पतंजलि MD आचार्य बालकृष्णा, बाबा रामदेव और पतंजलि थे। उनको कहा गया था कि उनके खिलाफ एक्शन, कंटेम्प्ट कोर्ट का एक्शन क्यों ना लिया जाए। कोर्ट ने पहले भी उनको सख्त चेतावनी दी थी और उन्हें बुलाया था कि उन्हें खुद हाजिर होना पड़ेगा। पहले भी वो हाजिर हुए थे और आज भी उन्होंने अपनी हाजिरी दी कोर्ट में। कोर्ट ने सरकार के
खिलाफ भी कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि सरकार क्या कर रही थी, क्यों सोई हुई थी जब ये सब हो रहा था। सो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और मिसलीडिंग भ्रामक विज्ञापन जो पहले आए थे उनका एक केस है कि नवंबर में आए थे और दिसंबर में फिर आए। ये कोरोनिल का केस भी ये है कि जब कोरोनिल कोविड के दौरान लॉन्च हुई थी उसमें कोई एफिकेसी उसकी, यानी कि क्या उसकी कैसे ठीक करती है, इस बारे में कुछ पता नहीं था और इस सब के चलते भी काफ़ी नाराज़गी सुप्रीम कोर्ट ने जताई। सो कुल मिलाकर कहें हो सकता है कि मुश्किलें बाबा रामदेव के लिए बढ़ती जा रही हैं, आचार्य बालकृष्ण जो MD पतंजलि के हैं उनके लिए बढ़ती जा रही हैं और पतंजलि ग्रुप के लिए भी बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका दोनों खबरों पर अहम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दालों की महंगाई रोकने के लिए सरकार कारोबारियों पर नकेल कसती जा रही है। आज भी इस मुद्दे पर उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव के साथ दलहन कारोबारी और इससे जुड़े संगठनों के साथ एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में आई ग्रेन के डायरेक्टर राहुल चौहान भी मौजूद थे। राहुल जी खुद हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने समय निकाला हमारे लिए। जरा बताएं इस बैठक में क्या बातचीत हुई, किन किन बिंदुओं पर कंसर्न्स थे, क्या निर्देश दिए गए हैं? नमस्कार जी, एग्रीमेंट इंडिया से राहुल चौहान। इस मीटिंग में मैं भी शामिल था और साथ में IPGA, इंडियन पल्सेस ग्रेन एसोसिएशन, तमिलनाडु पल्सेस इंपोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन और विभिन्न एसोसिएशन जो इंपोर्ट करती हैं, ट्रेड करती हैं। ऑल इंडिया दाल मिलर एसोसिएशन भी सेक्रेटरी साहब के साथ में थे। तो इसमें जो बात उठाई गई सेक्रेटरी साहब ने कि जो पल्सेस में खासकर तुअर की जो कीमतें हैं वो नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं, उसका क्या कारण है और इस पर सरकार जो है क्या कदम उठा सकती है। सरकार जैसे कि पहले भी बोल चुकी है कि अगर महंगाई बढ़ी तो सरकार कुछ भी कदम उठा सकती है। तो इस संदर्भ में सेक्रेटरी मैम ने ये बोला है कि जो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को आपको स्टॉक की जानकारी देनी होगी और स्टेट की जो सेक्रेटरीज हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं कि आप जो भी स्टॉक डिक्लेयर होता है आप इसकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करें और अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन से अधिक माल रहता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी आपका हमें समय देने के लिए और तमाम बिंदुओं को सामने रखने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं एक खास चर्चा के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर, लेकिन स्वदेश खबर में आज ब्रेक के बाद हम एक खास चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा जुड़ी हुई है चुनाव में जो भर भर के खर्चे होते हैं। ये चुनावी खर्चों का जो दायरा है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है और किस तरह से चुनाव जो हैं वो अब एक बहुत एक्सपेंसिव चीज बन चुके हैं तमाम पार्टियों के लिए और ये किस तरह से पूरी दुनिया को मात दे रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इसी की बात, आखिर महंगे चुनाव क्यों? जी हां, अब की बार चुनावी खर्च अपार। लोकसभा चुनाव 2024 का रण सज चुका है। चंद दिन बाकी हैं, पहले फेज का चुनाव शुरू हो जाएगा। रैलियां और रोड शो सुपर रफ्तार में हैं। चुनाव प्रचार में हाईटेक तौर तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। हेलीकॉप्टर्स हो, प्राइवेट जेट, सभी डिमांड में है और यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टियां पिछले बार के मुकाबले दोगुना खर्च कर सकती हैं। ये बाजार और इकोनॉमी के लिए कितना सेहतमंद साबित होने वाला है और किस तरह से ये खर्चा बढ़ रहा है, इस पर देखिए हमारी सहयोगी भव्या दुआ की ये खास रिपोर्ट। भारत की 2024 की जनरल इलेक्शंस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने की एक्सपेक्टेशन है।
भारत, जो कि विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो अपने लोकसभा इलेक्शंस होल्ड कर रही है 19 अप्रैल से 1 जून तक। और ये इलेक्शंस डिटरमाइन करेंगे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री की नेक्स्ट 5 इयर्स की पॉलिटिकल डायरेक्शन। दिग्गज नेताओं की मैराथन रैलियां, मेगा रोड शो, ज्यादा से ज्यादा शहरों और गांवों तक अपनी पार्टी के संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य। जीत के लिए कोई कोर कसर न छोड़ने की कोशिश। चुनाव के ऐलान के साथ ही ये सारी कोशिशें मिशन का रूप ले लेती हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को दूसरे देशों से अलग करती हैं। साथ ही 140 करोड़ लोगों के इस देश में अपने मतदाताओं तक पहुंचने को एक बड़ा टास्क भी बनाती है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने की कवायद इस पूरे चुनावी पर्व को बेहद खर्चीला बना देती है। चुनावी खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने चुनावी खर्च को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इस साल पार्टियां और उम्मीदवार 1,20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 चुनाव के मुकाबले दोगुना खर्च होने का अनुमान है। चुनावी खर्च को ट्रैक करने वाली ओपन सीक्रेट्स के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव का खर्च 2020 में हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के खर्च को पार कर जाएगा। चुनावी खर्चों में इजाफे की वजह प्रचार अभियान और सोशल मीडिया समेत चुनावी यात्राओं में लगातार बढ़ता खर्च अहम वजह है। ऑल इंडिया इलेक्शन मटेरियल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक भारत का इलेक्शन मर्चेंडाइजिंग मार्केट इस साल 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और पिछले साल से तुलना करें तो मांग में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्नैक्स बनाने वाली कंपनी को भी चुनावों के दौरान मांग में 10 से 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है और इस मांग को पूरा करने के लिए वो स्टॉक बढ़ाने जैसी जरूरी तैयारियां कर रही है। चुनाव अभियान की रफ्तार पकड़ने से पार्टियों के चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर की मांग में भी तेजी आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय दलों ने हवाई यात्राओं पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ट्रैवल इंडस्ट्री के दिग्गजों को इस बार हवाई ट्रैवल खर्च में जोरदार तेजी की उम्मीद है। जाहिर है राजनीतिक पारा चढ़ने के साथ चुनावी खर्च भी रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और इस साल भी ऐसा ही होने की संभावना है। मैं भव्या दुआ, ET नाउ स्वदेश के लिए। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली और ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आखिर चुनावी खर्च में कौन कौन से वो पहलू हैं जिन पर पार्टियां बेहिसाब धन खर्च करती हैं। और चुनाव में होने वाले इस बेहिसाब खर्च के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे याद आता है कि एक दौर था जब लोग हेलीकॉप्टर देखने किसी की सभा में जाते थे। नेता छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता था, हेलीकॉप्टर देखने जाते थे। जाहिर है अब हेलीकॉप्टर और बाकी चीजें जो हैं वो उतना हैरान नहीं करती लोगों को, क्योंकि लोग अब खुद उनमें सवार होने लगे हैं। अब दौर बदल चुका है, डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है, बहुत सारे नैरेटिव सेट्स किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में चुनावी खर्च इस तरह का दायरा उसका बढ़ रहा है कि ये विदेशों में होने वाले चुनावों के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र में इस चुनावी खर्च को और जनता इसे कैसे मापती है? क्या जनता पर इन चीजों का असर पड़ता है? मुझे बुलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ चूंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं तो मार्केटिंग वगैरह भी पढ़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं 2-3 फिगर जल्दी से आपको बता दूं। लगभग 2000 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और अगर हम 10,000 का बेस लेके चले कि 10,000 कैंडिडेट टोटल खड़े होते हैं मैक्सिमम, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो खर्चा है, तो पर हेड का खर्चा यहाँ देखा जाए तो 22 से 12 करोड़ रुपए पर हेड यानी पर कैंडिडेट का खर्चा आएगा। अब देखिए बात क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी आदमी जब से इस धरती पे आया है, सभ्यता जब से हुई है, तब से लेके अब तक का ये रिकॉर्ड बनेगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा चुनाव ये है और सबसे ज्यादा खर्चा होगा और सबसे ज्यादा लोग इसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 99 करोड़ के आसपास वोटर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं।
रही बात हेलीकॉप्टर की, तो हमने खुद वो दौर देखे हैं कि एम्बेसडर भी आ जाती थी तो भीड़ लगती थी देखने के लिए कि मोटर गाड़ी या कार क्या होती है। अब माइक्रो और मैक्रो लेवल पे देखिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का तो एस्टिमेटेड है, 2,500 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट ने बजट दिया है इलेक्शन कमीशन को ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो ये 2,500 भी जोड़ दीजिए। मैक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो सबको दिखते हैं बड़े बड़े, जैसे मीडिया मैनेजमेंट, किसी ने होर्डिंग लगाया, पोस्टर लगाया, रैली की, हेलीकॉप्टर किया। माइक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो आज भी कैलकुलेट नहीं होते हैं। जैसे एक कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिल उठा के 4 महीने तक एक्टिव रहेगा, तो डेली 1 लीटर वो पेट्रोल भी भरवाएगा, उसके साथ मिनरल वाटर भी पिएगा, चाय समोसे भी खाएगा। बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो होता है कि पार्टी ही कंडक्ट करवाती है सामूहिक रूप से नाश्ता भोजन, वो तो आ जाता है, वो पकड़ में, काउंट में आ जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट टर्नओवर मुश्किल से 3 महीने के भीतर ये होने जा रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट एक्टिविटी आप पॉलिटिकल उसके एंगल से अगर मत देखिए, मार्केट टर्नओवर एक शॉर्ट टर्म का मार्केट जो डेवलप हुआ है यहाँ पे 3-4 महीने के लिए, और उसका टर्नओवर अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए है, तो वी कैन इमेजिन कि जो अभी एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी कि परचेजिंग कैपेसिटी बड़ी बढ़ गई है इंडियन कंज्यूमर की। परचेजिंग कैपेसिटी मतलब आप ये समझिए स्पेंडिंग कैपेसिटी भी। तो ये एक मामले में बहुत पॉजिटिव भी मैं मानता हूं, दूसरे मामले में मैं इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव खर्चीला हो जाने के कारण योग्य कैंडिडेट कहीं न कहीं खर्च और चमक धमक के कारण उनकी योग्यता दब जाती है। तो उस हिसाब से नैतिक आधार पे देखा जाए तो इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने में जो इतना बड़ा और मार्केट बाजार में जो डेवलप फ्लो होता है उसके हिसाब से तो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो आपने बात कही उसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर, कि क्या बहुत मतलब हम कैंडिडेट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा चुनाव होना, इतना खर्च होना, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा पानी की तरह बहा रही हैं, वो कई पार्टियों के लिए अब एक दबाव भी हो गया है कि वो आखिर इस चुनाव को लड़ें तो लड़ें कैसे। मुझे याद है कि एक वक्त पे कई प्रवक्ता या कई पार्टी के दिग्गज ये मुखर होकर बोल देते थे कि इस तरह के महंगे चुनाव लड़ने की उनके कई उम्मीदवारों में कुव्वत ही नहीं है, वो कहां से इतने संसाधन जुटाएंगे। बिल्कुल, देखिए राजनीति में शुचिता की अगर बात करें तो अभी कुछ दशक पहले तक ये चीजें होती थी, उसके पीछे कारण है तब हेलीकॉप्टर, कार वगैरह भी जो है ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, साइकिल से लोग 1-to-1 कांटेक्ट ज्यादा होता था। उस वक्त इन्फ्लुएंसिबिलिटी के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, देखिए ये इलेक्शन एक नायाब उदाहरण है मार्केटिंग का, परसेप्शन डेवलपमेंट का, ब्रांड मैनेजमेंट का। दुनिया में ये नायाब उदाहरण है ये 4 महीने की, किस हिसाब से परसेप्शन डेवलपमेंट मैनेजमेंट काम करता है, किस हिसाब से ब्रांडिंग मैनेजमेंट काम करता है। तो उस वक्त इतने रिसोर्स भी नहीं थे, इतने साधन भी नहीं थे। अब 1 मिनट के लिए नैतिकता और शुचिता को आप थोड़ा अगर इतर करके रखें तो आप ये देखेंगे कि भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि उसको कवर करने के लिए आपको ये साधन चाहिए ही चाहिए। अगर जन जन तक आपको बात पहुंचानी है, हमें पता है कि हमारे बचपन में कभी भी कोई नेता या मंत्री तो कई जगह पहुंचते ही नहीं थे, गांव में तो पहुंचते ही नहीं थे, प्रयागराज और बनारस के बाद बीच में तो पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन अगर गांव-गांव में पहुंचना है, तहसील लेवल या मैक्सिमम कवरेज करनी है, तो आपको सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। आज सुविधाएं हैं, रोड है, हेलीकॉप्टर है, तो प्रयोग करना चाहिए। अगर नैतिकता और शुचिता को हटा दिया जाए तो ये जो आर्टिफिशियल, सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही मिश्रा सर। और मैं लिटरली इस चर्चा को और आगे कभी ले जाऊंगा। आज मेरे पास समय की कमी है, समय की पाबंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो एक अलग से आपसे चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा, आपसे वादा भी लूंगा कि आप उस चर्चा में शामिल हों और जरा हम इसको और वास्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक छोटी चर्चा रखी आम वोटर्स को समझाने के लिए कि आखिर इकोनॉमिक कनेक्शन इसका है कैसा, और बाकी चीजें किस तरह से प्रभावित करती हैं चुनावी खर्चे को, क्यों इतना बेहिसाब खर्च हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।